नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग सॉल्व कर रहे थे एमपीपीएससी के तहत स्टेट एलिजिबिलिटी के अंतर्गत भूगोल से पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। तो अभी तक इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें 1 से लेकर 50 प्रश्नों तक जो पूछे गए भूगोल से प्रश्न हैं उनको हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 51 से और 100 तक इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक आर्थिक भूगोल के पिता हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इज ए फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ऑप्शन दिए हुए हैं जिम्मरमैन, आर.एन. ब्राउन, चिसोल्म, सी.एफ. जोन्स। तो चिसोल्म महोदय को आधुनिक आर्थिक भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के जैविक सिद्धांत के समर्थक थे। ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट वाज एडवोकेटेड बाय एच.एफ. मैकेंडर, एच.जे. मैकेंडर, एफ. रेडजल मतलब फ्रेडरिक रेडजल, हाउसहोफर, ईसा बोमेन। तो रेडजल महोदय जो है राज्य के जैविक सिद्धांत के जो है प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र किरकुक कहाँ स्थित है। किरकुक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस दिए हुए हैं ईरान में, इराक में, कुवैत में, रूस में। तो किरकुक जो स्थान है वो आपका है इराक में। अब आपको याद रखना है कि आप बताइए कि ईरान में कौन कौन से जो है तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लेप्चा किस प्रजाति समूह से संबंधित व्यक्ति है। इन विच रेशियल ग्रुप्स ऑफ लेप्चाज बिलोंग टू द निग्रोइड्स, द मंगोलाइड्स, द कॉकेसाइड्स, द ऑस्ट्रेलाइड्स। तो जो लेप्चा जनजाति है वो संबंधित है कहाँ से, मंगोलाइड से। और लेप्चा पाए कहाँ जाते हैं ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज लैंड्स ऑफ कुंडे। ऑप्शंस दिए हुए हैं यह एक स्थलाकृतिक विज्ञान है, इट इज साइंस ऑफ लैंडस्केप। अगला विकल्प है यह एक वायुमंडलीय विज्ञान है, इट इज साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर। यह यूरोप में एक स्थान है, इट इज ए प्लेस इन यूरोप। अगला विकल्प है यह एक तेल क्षेत्र है, इट इज एन ऑयल फील्ड। तो जो लैंड्स ऑफ कुंडे है ये है इट इज ए साइंस ऑफ लैंडस्केप। लैंड्स ऑफ आप उसी टर्म से ही पहचान सकते हैं, ठीक है। यह एक स्थलाकृतिक विज्ञान है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। Which sector of economy is most important for the economic development? प्राइमरी प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीयक, टर्शियरी तृतीयक, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो जो तृतीयक क्रिया है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत क्या होता है हमने आपको इसके पहले जो वीडियोस थे टीजीटी वाले उसमें हमने बताया था कि तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे सेवाएं आती हैं, बैंकिंग हो गया, शिक्षण हो गया इत्यादि। इसी तरह से संचार होता है, कम्युनिकेशन आता है, यातायात आता है, ट्रांसपोर्टेशन है ना, तो ये सब चीजें आती। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बागानी कृषि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ऑप्शन दिए हुए हैं टी, चाय, कॉफी, रबड़, कपास या कॉटन, है ना। तो जो प्लांटेशन के अंतर्गत नहीं आता है वो है कपास या कॉटन। अगला प्रश्न है कि रोबर गुफाएं कहाँ स्थित हैं। रोबर केव्स आर लोकेटेड एट मलजखंड, चंडीगढ़, देहरादून, बद्रीनाथ। तो जो ऑप्शन जो प्रश्न पूछा गया है आप ध्यान से देखिएगा। रोबर गुफाएं जो पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं, वो देहरादून में पाई जाती हैं। देहरादून कहाँ पे है आप बताइएगा, किस राज्य में है, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज कैनाल ज्वाइंस। विकल्प दिए हुए हैं लाल सागर अरब सागर को, रेड सी अरेबियन सी। अगला विकल्प है लाल सागर भूमध्य सागर को, रेड सी मेडिटेरियन सी। अगला विकल्प है लाल सागर मृत सागर को, रेड सी डेड सी। अगला विकल्प है कैस्पियन सागर को अरल सागर से, कैस्पियन सी अरल सी। तो जो आपका विकल्प है सही है वो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। अब आप बताइए कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया और किस देश द्वारा किया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया in year 1956 was।
वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार था? ऑप्शंस दिए हुए हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश देशांतर, लैंग्वेज भाषा, रिवर बेसिन्स नदी बेसिन, रिसोर्स रिजर्व्स संसाधन संरक्षण रिजर्व्स। तो जो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था भाषा के आधार पर। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना वो कौन सा था? आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। मैं आपको बता देता हूं किस वर्ष में बना था, 1953 बना था। और आप बताइए कि कौन सा राज्य था। तो ये आपने 10 प्रश्न देख लिए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हृदय स्थल सिद्धांत व्याख्या करता है। द हार्टलैंड थियरी एक्सपेंड अबाउट। प्रश्न विकल्प दिए हुए हैं, अंतर प्रांतीय संबंध, इंटर प्रोविंस रिलेशनशिप, केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, धरा शक्ति एवं सामुद्री शक्ति के मध्य संघर्ष, स्ट्रगल बिटवीन लैंड पावर एंड सी पावर, राज्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो जो प्रश्न पूछा गया कि हृदय स्थल सिद्धांत व्याख्यायित करता है धरा शक्ति एवं सामुद्रिक शक्ति के मध्य संघर्ष को, स्ट्रगल बिटवीन लैंड पावर एंड सी पावर। ठीक है। अगला प्रश्न जो है पूछा गया है कि धरातली सतह के जिस भाग पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों को अंकित किया जाता है उसे कहते हैं। द प्लेस ऑन द ग्राउंड सरफेस विच रिकॉर्ड्स द सीस्मिक वेव फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड। जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें देख लीजिएगा, सिस्मोसाइट, फोकस या भूकंप मूल, पोल या एपिसेंटर अधिकेंद्र। तो जो सबसे पहले जहां भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाती हैं उसे कहते हैं अधिकेंद्र। ये हमेशा केंद्र से 90 डिग्री ऊपर होता है। ठीक है। अगला जो विकल्प प्रश्न पूछा गया है कि दो देशांतरों के बीच का समय अंतराल है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज 1 आवर, 30 मिनट्स, 10 मिनट्स, 4 मिनट्स। तो जो दो देशांतरों के बीच जो समय होता है वो होता है 4 मिनट। अब आप बताइए कि 15 डिग्री के अंतराल पे कितना अंतर होगा, कितने घंटे का अंतर होगा? आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि जब हवाएं केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं तो कहलाती हैं। When wind blows from the center to the outside is called साइक्लोन या चक्रवात, विली विली, एंटी साइक्लोन, प्रतिचक्रवात, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो प्रतिचक्रवात में क्या होता है कि केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, चक्रवात में क्या होता है कि बाहर से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संचयी आवृत्ति वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन बाय हिस्टोग्राम या आयत चित्र, फ्रीक्वेंसी कर्व, आवृत्ति वक्र, ओजाइव तोरण वक्र के द्वारा, पाई डायग्राम के द्वारा। तो जो आपका दिखाया जाता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो आपका दिखाया जाता है तोरण वक्र के द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन अपरदनात्मक स्थल रूप का उदाहरण है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, सीफ स्तूप, सीफ डून्स, अलब स्तूप, अलब ड्यून्स, नेपखा, ड्राई कैंटर। तो ड्राई कैंटर जो है अपरदनात्मक स्थल रूप का उदाहरण है और ये बनता कहाँ पे है? जो कि वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की एक सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहते हैं? द पोजीशन ऑफ सन, द मून एंड द अर्थ इन ए स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड। ऑप्शंस दिए हुए हैं, सिजगी, युति या वियुति, युति वियुति। जो दूसरा विकल्प है उपभूज्वार, पेरिजियन, दीर्घ ज्वार, स्प्रिंग टाइड, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो चंद्रमा जो है, पृथ्वी और सूर्य जब एक सीध में होते हैं तो उसे कहते हैं सिजगी या हिंदी में कहते हैं युति वियुति। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि वेस्टर्लीज आर एग्जाम्पल ऑफ। पश्चिमी हवाएं किसका उदाहरण है? माइक्रो एटमॉस्फेरिक मोशन, समष्टि वायुमंडलीय गतियां, टॉर्नेडो या बवंडर, माइक्रो स्केल एटमॉस्फेरिक मोशन या सूक्ष्म पैमाने की वायुमंडलीय गतियां, या गश्त झोंका। तो जो पश्चिमी हवाएं हैं ये क्या हैं? ये टेरेस्ट्रियल विंड्स हैं या पृथ्वी पर बृहद स्तर पर चलने वाली पवनें हैं, इसीलिए इन्हें माइक्रो एटमॉस्फेरिक मोशन कहते हैं। और कौन सी हैं वो आप मुझे बताइए। एक तो पछुआ हवाएं हो गई, दूसरा व्यापारिक पवनें हो गई, और तीसरी कौन सी पवन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है
कि स्थल और सागर के बीच वायुमंडलीय दाब में मौसमी अंतर उत्पन्न करता है। सीजनल कंट्रास्ट इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन लैंड एंड सी गिव्स राइज टू। ऑप्शंस दिए हुए हैं मानसून, पछुआ पवने, स्थल एवं सागर समीप व्यापारिक पवने। तो ये होता है क्या? मानसून। अगला प्रश्न दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ऑप्शंस दिए हुए हैं वर्षा के कारण लवणता में कमी होती है, सैलिनिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, तो ये सही है। अगला है कि सैलिनिटी इंक्रीजेज ड्यू टू हाई इवेपोरेशन, वाष्पीकरण के कारण लवणता में वृद्धि होती, ये भी सही है। अगला है कि सैलिनिटी डिक्रीजेज ड्यू टू हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, उच्च वायुमंडलीय वायुदाब तथा प्रतिचक्रवाती दशाओं के कारण लवणता घटती है। ये आपका विकल्प गलत है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो विकल्प है उसको भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि सैलिनिटी वेरीज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ वाटर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, तो ये आपका विकल्प ये भी सही है। तो जो पूछा गया है प्रश्न उसके तहत कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? सी नंबर आपका सही नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ लिस्ट दी हुई है और दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए काम दिए हुए हैं, ठीक है, कि किस फील्ड में काम किया है। तो अब देख लेते हैं सूची 1 ऑटो स्ल्यूटर और दूसरी तरफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी दिया हुआ है, वान रिस्टोफन आइसलैंड दिया है, आस्कर पेसल चीन का अध्ययन दिया हुआ, फ्रेडरिक रिडजेल भूदृश्यगत विषय वस्तु दिया है। अब जो है आपको यहाँ पे आपको मिलाना है, तो जो आप मिलाएंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये आपका दिया हुआ है कि ए मतलब ऑटो श्यूलर, इन्होंने लैंडस्केप पे काम किया था, लैंडस्केप पे, तो भूदृश्य सदृश्य विषय वस्तु ये हो गया ए का चौथा, ठीक है। अब उसके बाद बी वान रिस्टोफन महोदय जो थे इन्होंने चीन का अध्ययन किया था और वहाँ पे जो रीजनल ज्योग्राफी उस पर काम किया था, ठीक है। अब उसके बाद आस्कर पेसल जो महोदय थे उन्होंने दास आइसलैंड नामक जो है वो की लिखी थी, क्या कहते हैं, किताब लिखी थी। अगला जो है फ्रेडरिक रिडजेल, इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी नामक किताब लिखी थी, समझ रहे हैं। तो ये आपका विकल्प हो गया बी नंबर सही हो गया, ये विकल्प आपका सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट मिलाना है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, एक तरफ लोकेशन दी हुई है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उस स्थान विशेष से संबंधित उद्योग दिए हुए हैं। तो अवस्थिति जैसे डेट्राइट किस लिए फेमस है आप बताइएगा, तो किस लिए है? ऑटोमोबाइल के लिए। तो ए का आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे विकल्प देख लीजिए कि ए का चौथा कहाँ पे है, तो एक है, ये है, तो इसमें से इन दो में से ये आपका हो गया, हाँ, ए का चौथा केवल इसी में है, तो मतलब आपका पहले यहीं से सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए का आपका क्या हो गया? चौथा हो गया। अब फिर उसके बाद बी का देखिएगा, बी में याकोहामा जहाज निर्माण के लिए फेमस है, अकरान जो है वो आपका कृत्रिम रबड़ के लिए है, और ग्लासगो जो है आपका लौह इस्पात एवं उद्योग के लिए निर्मित है, प्रसिद्ध है। तो आपका 4, 3, 2, 1 आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला विकल्प प्रश्न दिया हुआ है कि ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विद, ट्रक खेती किससे संबंधित है? ऑप्शंस दिए हुए हैं वेजिटेबल्स या साग सब्जी, मिल्क दूध, और उसके बाद अनाज सीरियल्स, और उसके बाद मुर्गी पालन पोल्ट्री। तो आपका जो विकल्प सही है कि ट्रक जो खेती है वो है संबंधित है साग सब्जी से। अगला जो प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता है, द एसेंशियल फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज। ऑप्शंस दिए हुए हैं फसलों का आवर्तन, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, अगला दिया हुआ कि खेतों का आवर्तन, रोटेशन ऑफ फील्ड्स, अगला दिया हुआ है कि सिंगल क्रॉपिंग, एकल फसल, अगला है यूज ऑफ प्लेंटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग। तो स्थानांतरित कृषियों का जो विशेषता होती है कि वो अपना खेत बदलते रहते हैं, तो यहाँ पे रोटेशन ऑफ फील्ड्स हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि डेंसिटी ग्रेडियंट्स ऑफ ओशियन वाटर इज कॉल्ड, समुद्री जल के घनत्व की प्रवणता को कहते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं थर्मोलाइन, अभिसरण या कन्वर्जेंस, पाइक्नोक्लाइन, और उसके बाद फेच। तो समुद्री जल में जो घनत्व की प्रवणता है उसको कहते हैं पाइक्नोक्लाइंस। ऑप्शंस देख लिए।
अब उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हिमानी द्वारा लाए गए छोटे से मोटे आकार वाले अवसादों को कहते हैं। फाइनर टू कोर्सर सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द ग्लेशियर इज कॉल्ड। ऑप्शंस दिए हुए हैं अवक्षेप मैदान, आउटवाश प्लेन, एस्कर पीडमंट प्लेन या गिरिपाद मैदान जिसे कहते हैं, टिल। तो आपको बताते चलें कि हिमानी द्वारा जो लाए गए छोटे से मोटे आकार वाले जो अवसाद होते हैं डिपोजिशनल, वो क्या होते हैं, टिल कहलाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोम और ग्रीक की शक्तिशाली सभ्यताओं का विकास देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स विटनेस्ड द ग्रोथ ऑफ माइटी सिविलाइजेशंस ऑफ रोमन एंड ग्रीक। ऑप्शंस दिए हुए हैं टेम्परेट रीजन शीतोष्ण क्षेत्र, सवाना रीजन सवाना क्षेत्र, मेडिटेरियन रीजन भूमध्य सागरीय क्षेत्र, टुंड्रा रीजन टुंड्रा क्षेत्र। तो जो विकल्प है वो आपका है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कंपेज की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। हु अमंग द फॉलोइंग propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेज। ऑप्शन दिए हुए हैं रोजर मिन्सुल, पीटर हैगेट, डी विटलसी, एजे हर्बर्टसन। तो विटलसी महोदय ने क्या किया था, कंपेज की अवधारणा दी थी। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि चंडीगढ़ को नियोजित शहर के रूप में निर्माण करने के पीछे उद्देश्य क्या थे। समझे, द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड बिल्डिंग द प्लान सिटी ऑफ चंडीगढ़ वर। ऑप्शंस दिए हुए 4 और उसमें से कोट मिलाना है कि 1-2 सही या 2-3 सही या 4-5 सही या केवल 4 सही, तो आपको मिलाना है। तो ऑप्शंस आप ध्यान से पहले सुन लीजिएगा और उसके बाद जो है आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो पहला जो है कि आधुनिक भारत के सपनों का शहर विकसित करना, टू बिल्ड ए सिटी ऑफ मॉडर्न इंडियाज ड्रीम, सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अगला जो विकल्प दिया हुआ है कि विभाजन के बाद भारत में आने वाले शरणार्थियों को बसाना। ठीक है, टू सेटल डाउन रिफ्यूजीज कमिंग टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन। अगला है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में आकर्षक पर्यटन केंद्र विकसित करना, टू डेवलप एन अट्रैक्टिव टूरिस्ट सेंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अगला है कि कटे फटे छठे पंजाब को राजधानी प्रदान करना, टू प्रोवाइड ए कैपिटल सिटी ट्रंकेटेड पंजाब। अब कोट्स दिए हुए हैं ये, अब उसमें से कह रहा कि पहला दूसरा चौथा सही है, या दूसरा तीसरा चौथा सही है, या पहला दूसरा चौथा सही है, या केवल 4 सही। तो यहाँ पे जो सही है वो है पहला, ये आपका सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। ठीक है, आपका ये विकल्प जो है सही नहीं है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में आकर्षक पर्यटन केंद्र विकसित करना। ठीक है। अगला प्रश्न जो है हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अनेक नियोजित नगर विकसित किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रोत्तर नियोजित नगर नहीं है। Several planned cities have been developed in India after independence. Which one of the following does not belong to the post-independence planned city? ऑप्शंस दिए हुए हैं गांधीनगर, चंडीगढ़, जयपुर, भुवनेश्वर। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो सिटी जो डेवलप नहीं की गई है वो है आपकी जयपुर। जयपुर पहले से ही नियोजित नगर रहा है। गांधीनगर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर ये बाद में किए गए पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की प्राकृतिक विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। Who of the following stated that economic geography makes a scientific investigation of nature of world area in their direct influence on the production of goods? ऑप्शंस दिए हुए हैं C.F. जोन्स, कार्लो सावर, एंड्री एंड W.G. गोट्स। तो W.G. गोट्स ने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है वैश्विक ऊष्मीकरण से, ग्लोबल वार्मिंग से, ओजोन ह्रास से या ओजोन डिप्लीशन से, एयर पोल्यूशन से, वायु प्रदूषण से, वाटर पोल्यूशन से या जल प्रदूषण से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था, आयोजित किया गया था, वो जो है संबंधित है ओजोन डिप्लेशन से या ओजोन परत के क्षरण से। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने मध्य पश्चिम यूएसए के सस्य संयोजन प्रदेश पर अध्ययन किया था। हु एमंग द फॉलोइंग मेड हिज स्टडी ऑन क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स इन मिडिल वेस्ट यूएसए। ऑप्शंस दिए हुए हैं
SM रफीउल्लाह, JC वीवर, MG कैंडाल एंड किकू काजू। तो जो किया था मध्य पश्चिमी यूएसए में क्रॉप कॉम्बिनेशन जो प्रदेश पे अध्ययन किया था वो किया था वीवर महोदय ने। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सेंटर प्लेस थ्योरी एज ए propounded बाय वाल्टर क्रिस्टॉलर। ऑप्शंस दिए हुए, मतलब हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन वाल्टर क्रिस्टॉलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में परिवहन सिद्धांत को इंगित करता है। तो परिवहन को कौन कितना करता है, वो करता है आपका K = 3, K4, K7, K9। तो परिवहन के लिए कौन है, 7 है आपका। अब आप मुझे बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कितना होता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ जो है दिए हुए हैं कि किस सिटी किस लिए फेमस है, उसका स्पेसिफिक विशेषता क्या है, और दूसरी तरफ वो उनके शहर दिए हुए हैं, तो आपको मैच करना है। तो जैसे छावनी नगर दिया हुआ है, तो छावनी नगर कौन सा हो सकता है, परिवहन नगर कौन सा, खनन कौन सा, सूचना प्रौद्योगिकी कौन सा हो सकता है। तो उदाहरण के लिए जैसे आप उठाएं सूचना प्रौद्योगिकी, तो सूचना प्रौद्योगिकी किस लिए फेमस है, ये बेंगलोर, ठीक है। अब जो है खनन के लिए कौन सा फेमस है, खनन के लिए भाई अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, ये आपका हो गया। और उसके बाद छावनी किस लिए फेमस है, वो तो आपका हो जाएगा महू के लिए, है ना। और परिवहन हो जाएगा आपको कोच्चि के लिए। तो आप जो है यहाँ से आप कूट देख लीजिए एक बार, तो आपका ए का तीसरा यहाँ पे देख लीजिएगा, ए का तीसरा हमने मिला दिया, ठीक है। परिवहन के लिए फिर बी का जो है एक, बी का एक, ये हम आपको बता चुके हैं, बी का एक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सी का डी 4, सी का आपका 4 हो गया, डी का 2 हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चापाकार डेल्टा का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट डेल्टा। ऑप्शंस दिए हुए हैं मैकेंजी डेल्टा, नाइजर डेल्टा, ओब डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा। तो ओब का डेल्टा जो है चापाकार डेल्टा है। अब आप बताइए कि मिसिसिपी का डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का आकार प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीआईएस ऑपरेशन। जीआईएस निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं इमेज डिस्प्लेइंग, बिंब प्रदर्शन के लिए, कांस्टेंट स्ट्रेचिंग, अंतर्वर्णन के लिए, मैप ओवरलेइंग, मानचित्र अध्यारोपण के लिए, मैप डिजाइन, मानचित्रांकन के लिए। तो मैप ओवरलेइंग के लिए, मानचित्र अध्यारोपण के लिए जीआईएस का प्रयोग किया था। अब आप बताइए कि जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है जो कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके जो है कार्य दिए हुए हैं। तो उपकरण दिया है जीपीएस आधार, पेंटोग्राफ, प्लेनीमीटर, स्टीरियोस्कोप, और दूसरी तरफ कार्य दिए हुए क्षेत्र, 3D विजन, वैश्विक स्थिति और संकुचन विवर्धन, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जीपीएस आधार किस लिए होता है, वैश्विक स्थिति के लिए, ठीक है। पेंटोग्राफ किस लिए होता है आप बताइए। तो पेंटोग्राफ जो है क्या है, संकुचन और विवर्धन के लिए होता है। प्लेनीमीटर जो है क्षेत्र के मापन के लिए होता है। स्टीरियोस्कोप 3D विजन के लिए होता है। तो आपके ये हो गया, ठीक है। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब विकल्प में हम देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो ए का तीसरा, चौथा, 1 2, तो 3 4 1 2, पहले का 3 4 1 2 सही है, मिला लिया हम लोगों ने, है ना। अगला प्रश्न जो है हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र रेखीय माप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रोग्राफिक मेजर। ऑप्शंस दिए हुए हैं जियोमेट्रिक मीन, ज्यामितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन, गणितीय माध्य, मीडियन, माध्यिका, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। तो जो है आपका वो है मीडियन, ठीक है, मतलब माध्यिका। अगला प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑप्शंस दिए हुए हैं अर्थमेटिक मीन, गणितीय माध्य, मानक विचलन, मीन डेविएशन, मीडियन, माध्यिका, मोड, बहुलक। तो माध्य विचलन जो है, मीन डेविएशन, वो आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अगला प्रश्न जो है पूछा गया है कि किसी क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोगों के अनुपात दर्शाने के लिए कौन सा आरेख का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज यूज्ड टू शो प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट लैंड यूजेस इन एन एरिया। ऑप्शंस दिए हुए हैं पाई, विंडरोज, लाइन, फ्लोचार्ट। तो ये सभी लोगों को मालूम है कि पाई होता है। अगला दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र वृहद मापक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैप स्केल इज ए लार्ज स्केल। 1:250,000, 1:25,000, 1:5 lakh,
1:50,000। तो जो सबसे ज़्यादा जिससे का सबसे कम आरएफ है वो आपका लार्जेस्ट है, ठीक है, ये आपका है। और लार्जेस्ट स्केल की विशेषता क्या होती है कि उसमें कम एरिया को दर्शाया जाता है और उस कम एरिया में ज़्यादा डिटेल दिखाए जाते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसको देख लेते हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन वैल्यू वेरीज बिटवीन पूर्ण सहसंबंध का मान सदैव रहता है -1 से -2, समझे। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, -5 से 0.5, -5 से 0.5, उसके बाद -1 टू +1। तो आपका डी नंबर सही है कि -1 से +1 के बीच में हमेशा कोरिलेशन वैल्यू रहती है। अगर -1 है तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। अगर +1 है तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। अगर 0 है तो मतलब कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष IRS-1A प्रक्षेपित किया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर IRS-1 was launched? 1982, 1987, 1988, 1990। तो IRS-1A जो लॉन्च किया गया था वो सबसे पहले 1988 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-P4 इज आल्सो नोन एज। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सुदूर संवेदी प्रक्षेपण यान को IRS-P4 के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं रिसोर्स सैट, एजुसैट, रिमोट सैट एंड ओशियन सैट। तो P4 है वो ओशियन सैट के नाम से जाना जाता है। अब जो है 5 प्रश्न और बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं कि रिमलैंड कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाई। रिमलैंड की संकल्पना किसने दी? स्पाइकमैन महोदय ने, मैकेंडर महोदय ने, जेलन महोदय ने या रेडजन महोदय ने? तो रिमलैंड की संकल्पना दी थी आपकी स्पाइकमैन महोदय ने। अब आप बताइए कि जेलन महोदय ने किस शब्द को जो है परिभाषित किया था, किस फील्ड से संबंधित थे, और मैकेंडर महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया। ये बार बार मैं आपको बता चुका हूं, अब आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मानव प्रजातियों के अद्भुत समुच्चय के रूप में जाना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज ए यूनिक असेंबलेज ऑफ ह्यूमन रेसेस इन द वर्ल्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं USA, इंडोनेशिया, भारत, दक्षिण अफ्रीकी संघ। तो इसमें भारत जो है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक तरफ एसर्शंस दिए हुए हैं, कथन दिया हुआ, दूसरी तरफ रीजन दिए हुए हैं और उसके बाद उसमें से सेलेक्ट करना है, कूट मिलाना है आपको। तो पहला जो कथन है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है। ओशियानिक सैलिनिटी इज लो इन द इक्वेटोरियल रीजन, ये सही बात है, ये होता है। और उसका जो कारण दिया हुआ है वो देख लेते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र की विशेषताएं भारी वर्षा, मेघाच्छादनता और आर्द्रता है। तो इक्वेटोरियल रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी रेनफॉल, क्लाउडीनेस एंड ह्यूमिडिटी। तो ये भी सही है और पहले वाले कारण की व्याख्या भी कर रहा है। तो सो ऑप्शंस ए इज ए सही, इज ए राइट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला जो दिया हुआ है कि अधिकांश मत्स्य गहरे सागरों में बनते हैं। मोस्ट ऑफ द फिशिंग ग्राउंड अकर्स इन डीप ओशियन। अगला जो है मत्स्य क्रियाकलाप उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में विकसित होते हैं। फिशिंग एक्टिविटी इज वेल डेवलप्ड इन ट्रॉपिकल वाटर। गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने के कारण मछलियों के लिए पादप पोषण होता है। मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स ब्रिंग्स प्लांट न्यूट्रिएंट फॉर द फिश। भारत में अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग अन्य प्रकारों से अधिक महत्वपूर्ण है। इनलैंड फिशरीज आर मोर सिग्निफिकेंट देन अदर टाइप्स इन इंडिया। ये आपके स्टेटमेंट्स हैं, आप कूट मिलाना है कि आपका पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही। तो आपका जो है तीसरा ये आपका सही है कि गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने के कारण मछलियों के लिए पादप पोषण मिलता है। मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स ब्रिंग्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स फॉर द फिश, ये आपका सही है। अगला और सबसे लास्ट प्रश्न जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत जो है, जो MPPCS की PSC के थ्रू कराया गया था, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल क्रियाशीलता के चक्रानुसरण का संकेत करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप प्रैक्टिसेस रिफर्स द क्रॉप रोटेशन। ऑप्शंस दिए हुए हैं कि एक ही खेत में विभिन्न ऋतुओं में एक से ज्यादा फसल की खेती करना, कल्टिवेटिंग मोर देन वन क्रॉप इन द सेम फील्ड इन डिफरेंट सीजन्स। दूसरा जो विकल्प दिया हुआ है कि एक ही खेत में भिन्न ऋतुओं में एक ही फसल लेना, कल्टिवेटिंग द सेम क्रॉप इन द सेम फील्ड इन डिफरेंट सीजन्स। अगला जो विकल्प दिया हुआ है कि एक ही खेत में एक ही ऋतु में बहुत सी फसलें लेना, कल्टिवेटिंग मेनी क्रॉप्स इन सेम फील्ड इन वन सीजन।
और लास्ट जो है वो दिया हुआ है कि कल्टिवेटिंग वन क्रॉप इन वन सीजन फॉलोड बाय द डिफरेंट क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन इन द सेम फील्ड। एक ही खेत में एक ऋतु में एक फसल लेना और अगली ऋतु में भिन्न फसल करना। तो जो क्रॉप रोटेशन होता है वो लास्ट ऑप्शन आपका सही है कि क्रॉप रोटेशन इज रेफर्स एज ए कल्टिवेटिंग वन क्रॉप इन ए वन सीजन फॉलोड बाय डिफरेंट क्रॉप्स इन द नेक्स्ट सीजन इन द सेम फील्ड। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो ये 100 प्रश्न सॉल्व किए गए, इससे आपको 400 प्रश्न तैयार हो गए और आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप निरंतरता के साथ भूगोल के प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। और इन प्रश्नों को तैयार करने से आपकी जो सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और किस प्रकार से आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं वो भी आप सोच सकेंगे। और उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे, जिससे कि उनको भी इन चीज़ों का लाभ मिल सके। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।